गुड इवनिंग प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आपके अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म कुरुक्षेत्र पर मैं आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, आपको पता है हम पढ़ रहे थे एचएससी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की सीरीज, और ये तो एक बहाना था सीरीज का। और आपको पता ही है कि पूरे की पूरी हरियाणा जीके को हम इससे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें काफी हद तक हम सक्सेस भी हुए हैं। तो प्यारे साथियों, कोई भी अगर हमारा स्टूडेंट, कोई भी साथी अगर अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म पे नया आया है, तो वो सबसे पहले तो अपने इस प्यारे से जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लेगा, और उसके बाद प्ले लिस्ट में हमारी प्रीवियस 42 क्लास आपको मिल जाएंगी। उन सभी क्लासों को आप रीड कर लेंगे, एक बार देख लेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम हरियाणा सिटी मेंस और ग्रुप डी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो चलिए प्यारे साथियों, आज के इस प्यारे से सेशन की हम शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पे दिख भी रहा है आपको कि सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के किस जिले में रहेगा। देखो मेरे भाई, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये गुरुग्राम जिले में रहेगा। और इसके साथ साथ आपको फरूखनगर का नाम भी ध्यान रखना है मेरे भाई। अब देखो, ये फरूखनगर की अगर बात की जाए तो फरूखनगर गुरुग्राम जिले में आता है, और इसी फरूखनगर में रहेगा सुल्तानपुर जो पक्षी विहार है ये। अब देखो, इसकी पक्षी विहार के रूप में स्थापना कब हुई थी। पेपर में स्थापना पूछ ले तो आंसर आएगा 1971। और उसके बाद अब बात आती है इसके संस्थापक कौन हुए हैं। संस्थापक की अगर बात करें तो उसका नाम रहेगा सलीम अली। सलीम अली इसके संस्थापक हुए हैं। अगर आपसे इसके वास्तविक संस्थापक का नाम पूछ लिया जाए कि इसके वास्तविक संस्थापक कौन है, तो उसके बारे में ध्यान रखेंगे पीटर जैक्सन। कौन रहेंगे? पीटर जैक्सन है। और इसके साथ साथ पीटर स्काउट का नाम ध्यान रख लेंगे। ये दो इसके वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। और ध्यान रखेंगे ये दो ऑर्थोलॉजिस्ट थे जो कि ब्रिटेन से बुलाए गए थे, और इन्होंने ही सुल्तानपुर जो जगह है इसको चिन्हित करने का काम किया था। अब बात आती है हरियाणा में कुल कितने नेशनल पार्क हैं। मेरे भाई, अगर मैं कुल नेशनल पार्क की बात करूं तो उनकी संख्या 2 रहेगी। हरियाणा का सबसे छोटा नेशनल पार्क, हरियाणा का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा? सुल्तानपुर। ध्यान रखेंगे सुल्तानपुर का नाम है, और इसका 352.17 एकड़ में ये फैला हुआ है। और ध्यान रखेंगे इसको नेशनल पार्क का दर्जा कब मिला था। अगर मैं दर्जे की बात करूं तो 1991 को नेशनल पार्क का दर्जा दिया जाता है। अगर आपसे पूछ ले हरियाणा का प्रथम इको पार्क, हरियाणा का प्रथम इको पार्क के बारे में पूछ ले तो वो भी आपका कौन सा रहेगा? वो भी आपका सुल्तानपुर रहेगा। ठीक है मेरे साथ भाई साहब। पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पक्षियों का स्वर्ग। और यहाँ की सुंदरता को निहारने के लिए 4 वाचिंग टावर यहाँ पे लगाए गए हैं। उसके साथ ध्यान रखेंगे हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क। अगर पेपर में आपसे पूछ लिया जाए हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, और हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा होगा, वो कलेसर यमुनानगर वाला होगा। कौन सा? कलेसर यमुनानगर, जिसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। कब? तो वो दिया गया था 2003 में। कब दिया गया था? 2003 में। चलिए अगले क्वेश्चन पे। नाट्य शास्त्र, जिसमें सभी अभिनय कलाओं को अच्छी तरह से संरचित किया गया है, इसकी रचना किसने की थी? मेरे भाई, इसकी रचना की अगर बात की जाए तो यह भरत मुनि के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? भरत मुनि के द्वारा की गई थी। भरत मुनि का नाम है, वो ध्यान रखिए। कालिदास भी एक नाटककार हुआ है। बहुत सारी रचनाएं हैं कालिदास की। ठीक है, कालिदास की बहुत सारी रचनाएं हैं, ध्यान रखेंगे। उसके बाद हरियाणा के सांग का प्रारंभ मेरठ से किस कलाकार ने किया था? अब देखो, सांग के जनक माने जाते हैं कौन है, तो वो किशनलाल भट्ट मेरठ वाले। किशनलाल भट्ट मेरठ वाले, ध्यान रखेंगे। दीपचंद के बारे में क्या ध्यान रखना? हरियाणा का प्रथम सांगी। हरियाणा का प्रथम सांगी अगर आपसे पूछ ले तो कौन हो जाएंगे? दीपचंद बहमन। दीपचंद बहमन के गुरु का नाम भी पेपर में पूछा जा सकता है मेरे भाई। दीपचंद बहमन के गुरु का नाम पूछे तो सेठ छज्जूराम। कौन हो जाएंगे? सेठ छज्जूराम। कहां से आते हैं सेठ छज्जूराम? तो आप कहेंगे भिवानी जिले से, अलगपुरा गांव से सेठ छज्जूराम दानवीर सेठ हुए हैं। सर छोटू राम की पढ़ाई का खर्चा उठाया था। और ध्यान रखेंगे दीपचंद बहमन ने प्रथम विश्व युद्ध में जो हरियाणा के नौजवान युवक थे उनको सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया था। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। समझ गए मेरे भाई? तो हरियाणा में सांग का जो जनक माना जाता है दीपचंद बहमन, जिसको हरियाणा के कालिदास और शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हरियाणा के किस जिले में महिलाओं की साक्षरता न्यूनतम है? इस क्वेश्चन को कई बार कर लिया है। अगर मैं साक्षरता की बात करूं तो थोड़ी देर पहले भी हमने पढ़ा था लाइव क्लास में। अगर कोई भी स्टूडेंट हमारी लाइव क्लास में नहीं आया तो कल से आ जाए 3 बजे।
3 बजे शाम को हमारी जो क्लास है वो सर्वे इकोनॉमी सर्वे ऑफ हरियाणा के ऊपर लाइव रहती है। इकोनॉमी सर्वे ऑफ हरियाणा, ठीक है मेरे भाई साहब। और यहाँ पे तमाम चीजें आपसे करवाई जाएंगी, तमाम चीजें करवाई जाएंगी, तब ये इकोनॉमी सर्वे हो जाएगी। तो हम इकोनॉमिक्स के जो चैप्टर दे रखे हैं उनको भी यहाँ से अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो ध्यान रखेंगे इसके बारे में। आप लाइव आ जाया करो 3 बजे, 3 बजे लाइव क्लास होती है। अब देखो मेरे भाई, हरियाणा के किस जिले में महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? तो महिला साक्षरता दर की बात करें, पुरुष साक्षरता या ओवरऑल साक्षरता, वो मेवात जिले की सबसे कम रहेगी। सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला हमारा कौन सा है? तो वो गुरुग्राम हो जाएगा मेरे भाई। सबसे ज्यादा महिलाओं की साक्षरता भी कहां पे है? गुरुग्राम जिले में। और सबसे कम साक्षरता कहां पे है? तो वो अपना कौन सा? मेवात जिला हो जाएगा। समझ गए? तो महिलाओं की साक्षरता गुरुग्राम में सबसे ज्यादा, पुरुष की साक्षरता रेवाड़ी जिले में सबसे ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद संत सूरदास ने संगीत की शिक्षा किससे ली थी? संगीत की शिक्षा किससे ली थी? तो ध्यान रखेंगे, संत से, संत पढ़ लेंगे, संत हरिदास। संत सूरदास का जन्म आप सभी को पता है, हरियाणा के फरीदाबाद जिले के सीही गांव में जन्मे थे। संत सूरदास का जन्म मेरे भाई सीही गांव में हुआ था। सीही गांव, जिसको आधुनिक शास्त्रों का आराध्य स्थल भी कहा जाता है। आधुनिक शास्त्रों का हरियाणा में आराध्य स्थल पूछ ले, सीही गांव फरीदाबाद का होगा। संत सूरदास के बारे में ध्यान रखेंगे, सूर साउली इसकी महत्वपूर्ण रचना, सूर सागर ये इसकी महत्वपूर्ण रचना हो जाएगी, ठीक है। सीही गांव में जन्मे थे कौन है? संत सूरदास, फरीदाबाद में। अब देखो जी, किस भाषा के लेखक हैं ये? तो आप कहेंगे ब्रज भाषा के। किस भाषा के? ब्रज भाषा के सुप्रसिद्ध लेखक हुए हैं। एचएससी ने बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं, एक कवि का नाम देकर, एक रचनाकार का नाम देकर ये पूछ लिया कि वो किस भाषा के हुए हैं, तो इसको हिंदी मत कर देना, ब्रज भाषा कर देना, ब्रज भाषा, ठीक है मेरे भाई। इसके साथ साथ और भी संत हुए हमारे। एक संत थे जिसका नाम था गरीबदास। संत गरीबदास का आप मेरे को जन्म बताएंगे, संत गरीबदास का जन्म कब हुआ था? उसके बाद संत गरीबदास का जन्म स्थान बताएंगे, कहां पे इसका जन्म हुआ था। इसके बाद इसके पिता का क्या नाम था? संत गरीबदास के पिता का क्या नाम था? माता का क्या नाम था? माता का नाम बताएंगे। इसके पुत्र कितने थे? कितने पुत्र थे? इसका प्रसिद्ध पुत्र जो पेपर में पूछ लिया जाता है, फेमस पुत्र, इसका नाम बता देंगे। उसके बाद इसकी रचना बता देंगे, रचना कौन सी रहने वाली है। तो मेरे भाई इस प्रकार से आपको चीजों को पढ़ते हुए चलना है। देखो मेरे भाई, अगर मैं इसके जन्म की बात करूं तो इसका जन्म हुआ था 1717, डेट रट लेंगे। स्थान कौन सा था? छुड़ानी, छुड़ानी झज्जर में इसका जन्म हुआ है। अब देखो, इसके पिता का नाम था बलराम धनखड़। बलराम धनखड़ का नाम ध्यान रख लेंगे, बलराम धनखड़ का नाम ध्यान रख लेंगे। इसके पिता कहां से आते थे? करोदा, रोहतक जिले से संबंध था। लेकिन ध्यान रखेंगे, इसके पिता घर जमाई रहे हैं, और घर जमाई रहे तो इसकी माता कहां से आती थी? तो इसकी माता थी छुड़ानी झज्जर से, छुड़ानी झज्जर से इसकी माता आती थी। यहीं पे घर जमाई रहे इसके पिता। और ध्यान रखेंगे, जो संत गरीबदास, इसका जन्म छुड़ानी झज्जर में अपने ननिहाल में हुआ है। पुत्र की बात करें तो इसके 4 पुत्र थे, और 4 पुत्रों में सबसे फेमस पुत्र इसका बड़ा बेटा, जिसका नाम था जैतराम। जैतराम पेपर में पूछ लेता है, गरीबदास के पुत्र कौन है, जैतराम के पिता कौन है, तो वो कौन हो जाएंगे? जैतराम के पिता संत गरीबदास। उसके बाद रचना की अगर बात करें तो इसकी ग्रंथ साहिब के नाम से, ग्रंथ साहिब के नाम से, और एक अमृत वाणी, अमृत वाणी, ठीक है मेरे भाई। अब देखो, जो संत कबीरदास थे, कबीरदास, उसी कबीर ने इसको दिया था क्या? तो इसको आशीर्वाद प्राप्त था, शक्ति थी संत गरीबदास में। और ध्यान रखेंगे, ये इतनी शक्ति थी, अपने शक्ति के लिए जाने जाते थे, ठीक है मेरे भाई। और इसको मोहम्मद शाह रंगीला, जब क्या था, मुगल बादशाह हुआ करता था, उसी मोहम्मद शाह रंगीला ने इसको दिल्ली बुलाया था इससे आशीर्वाद लेने के लिए। और ध्यान रखेंगे, मोहम्मद शाह रंगीला को इस व्यक्ति ने क्या देने का काम किया था? आशीर्वाद देने का काम किया था, ठीक है मेरे भाई। और वो क्या नाम है, हाँ, आशीर्वाद देने का काम किया था किसने? मोहम्मद शाह रंगीला ने, मोहम्मद शाह रंगीला से, ठीक है। तो आपसे मुगल बादशाह का नाम पूछ सकता है, तो उसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। अब देखो, इस रंगीला ने आशीर्वाद तो ले लिया था, लेकिन उसके बाद जो मोहम्मद शाह रंगीला के करीबी थे, दरबारी थे, उन्होंने ये कहा कि ये तो क्या है, काफिर है। काफिर का मतलब गैर मुसलमान, और अपवित्र बता दिया कि भाई इस प्रकार से हम अपवित्र हो गए, ठीक है। और उसके बाद इसको अपमानित कर दिया मोहम्मद शाह रंगीला ने।
और जब इसको अपमानित किया तो भाई साहब संत गरीबदास को गुस्सा आ गया और इसने मोहम्मद शाह रंगीला को श्राप दे दिया, ठीक है, कि तेरा जो कुल है, तेरा वंश है, वो तबाह हो जाएगा बहुत जल्दी ही। और उसके बाद तो आपको पता ही है, अगले ही साल यानी कि 1738 में गया था ये आशीर्वाद देने के लिए, और 1739 में नादिर शाह ने क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था दिल्ली के ऊपर। और उसके बाद तो आपको पता ही है, शाह आलम द्वितीय जिसको पेंशनर बना दिया था मुगलों ने, और मुगलों ने यह कह दिया था आगे से जो भी मुगल बादशाह बनाया जाएगा उसको अंग्रेज चयन करेंगे उसका। और क्वेश्चन ये पूछा जाएगा अंग्रेजों द्वारा बनाया गया पहला पेंशनर कौन था, तो वो थे शाह आलम द्वितीय। अंग्रेजों द्वारा गद्दी पर बैठाया गया पहला मुगल बादशाह, उसके बारे में पूछे तो उसका नाम रहेगा अकबर द्वितीय, 1803 ईस्वी में। और अंतिम मुगल बादशाह तो आप सभी जानते होंगे, बहादुर शाह जफर, जिसने 1857 की क्रांति में भारत का नेतृत्व किया था। और ध्यान रखेंगे उसकी गिरफ्तारी हुई थी कहां से, तो वो हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया था, और फाइनली सितंबर 1857 में रंगून भेज दिया जाता है उसको बर्मा में, और रंगून में ही उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है मेरे भाई, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये संत गरीबदास के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, देखो मेरे भाई, वन्य जीव अभ्यारण्य की अगर हरियाणा में बात करें, कुल संख्या कितनी बताई जाती है, तो कुल संख्या बताई जाती है 8। अब देखो सबसे पहले आता है अबूब शहर के नाम से, किसके नाम से, अबूब शहर, पूरा नहीं लिखूंगा मैं, छोटा छोटा लिख देता हूं, ठीक है। चलो अगली स्लाइड पे कर लेते हैं। देखो जी सबसे पहले आता हमारा अबूब शहर के नाम से, और ये जो अबूब शहर है वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये आपका कहां पर रहेगा, तो आप कहेंगे जी सिरसा जिले में। कहां पर रहेगा, सिरसा जिले में। स्थापना पूछ ले तो 1987 में स्थापित हुआ था। अबूब शहर हरियाणा का सबसे बड़ा, हरियाणा का क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, 28,492 एकड़ में फैला हुआ है। कितने एकड़ में, 28,492 एकड़ में फैला हुआ है, हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य। स्थापना 1987, लेकिन कई बार डेट पूछ लेता है प्रॉपर, 27 नवंबर ध्यान रखेंगे। फिर बात आती है हरियाणा का दूसरा बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, हरियाणा का दूसरा बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, और इसकी बात करें तो ध्यान रखेंगे वो कलेसर होगा। देखो कलेसर नेशनल पार्क भी आपने पढ़ा है क्या, कलेसर जो नेशनल पार्क है उसको भी आपने पढ़ा है, लेकिन ध्यान रखेंगे जो हमारा कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य है ये भी रहेगा। और कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य 13,000 एकड़ में फैला हुआ है। कितने एकड़ में फैला हुआ है मेरे भाई, तो ये 13,000 एकड़ में फैला हुआ है। अब देखो आपसे इसकी स्थापना पूछ सकता है, किसकी स्थापना कब हुई थी, 1996 में हुई थी। कब हुई थी मेरे भाई, 1996 में। उसके बाद अगला आता है हमारा छिलछिला के नाम से, या फिर मैं ये कह सकता हूं आपसे हरियाणा का सबसे छोटा नेशनल पार्क, हरियाणा का अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे छोटा जो नेशनल पार्क नहीं वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये कौन सा हो जाएगा, तो आप कहेंगे जी छिलछिला। सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य छिलछिला रहेगा। कहां पर है, कुरुक्षेत्र में है। स्थापना कब हुई थी, तो 27 से 1 घटा देंगे, 26 हो जाएगा या 28 हो जाएगा, 28 नवंबर 1986 को स्थापना कब हुई थी इसकी, 28 नवंबर 1986 को स्थापित हुआ था, ठीक है मेरे भाई। कौन सा नेशनल पार्क, छिलछिला नेशनल पार्क। अब देखो क्लोनल सफेदा संवर्धन केंद्र भी रहेगा यहीं पे वन्य जीव अभ्यारण्य में क्लोनल सफेदा संवर्धन केंद्र के बारे में पूछ सकता है, सफेदा संवर्धन केंद्र के बारे में पूछ सकता है। और ये हमारा कहां पर रहेगा, तो आप कहेंगे जी सोठी कला कुरुक्षेत्र में। कहां पर रहेगा, सोठी कला कुरुक्षेत्र में स्थित रहेगा। उसके बाद आगे बात आती है नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य की। मेरे भाई कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य 1987 में स्थापित हुआ है। नाहड़ कोसड़ी रेवाड़ी में स्थित रहेगा ये मेरे भाई, ध्यान रखेंगे। लोमड़ी, बारहसिंगा और शियार पाए जाते हैं यहाँ पे, लोमड़ी, बारहसिंगा और शियार पाए जाते हैं कहां पर, तो वो हमारा हो जाएगा नाहर करके, ठीक है। तो नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य ये हमारा रेवाड़ी में स्थित रहेगा। इसके साथ साथ है आप किसके बारे में ध्यान रखेंगे, भिंडावास के बारे में ध्यान रखेंगे। किसके बारे में, भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में। अब देखो भाई भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि आपसे पूछी जा सकती है,
कि बताओ हरियाणा की सबसे बड़ी जो आर्द्रभूमि है वो कौन सी रहेगी, तो वो भिंडावास ही रहेगी। और इसकी स्थापना हुई थी 1986 और ये किस जिले में रहेगा, झज्जर जिले में। अब बात ये आती है किसके लिए प्रसिद्ध है ये वन्य जीव अभ्यारण्य। तो देखो भाई अपने हरियाणा में जितनी भी पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है उसमें से 50% जो प्रजातियां हैं वो अकेले भिंडावास में पाई जाती है। और इतनी ज्यादा प्रजाति पाए जाने के कारण इसको 3 जून 2009 को 3 जून 2009 को संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया। क्या कर दिया, संवेदनशील जो क्षेत्र है ये घोषित कर दिया। तो आपसे पूछ सकता है कि भाई जो भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य है इसको संवेदनशील क्षेत्र कब घोषित किया, 3 जून 2009 को घोषित किया था। एक खप्परवास के नाम से भी आएगा, किसके नाम से, खप्परवास के नाम से। और खप्परवास भी कहां पे, तो आप कहोगे जी ये भी झज्जर में रहेगा, लेकिन स्थापना कब हुई थी, 1991 में। वीर शिकारगढ़ के नाम से आता है, किसके नाम से, वीर शिकारगढ़ के नाम से। कहां पर रहेगा, पंचकुला में रहेगा। स्थापना कब हुई थी, तो आप इसकी स्थापना बताएंगे 1987। लेकिन एक बार पेपर में पूछ लिया गया था, 1987 ऑप्शन में नहीं था और एचएससी ने इसको माना है 1985। तो ध्यान रखेंगे जब 1987 ऑप्शन में है तो इसको टिक करेंगे, अगर ये नहीं है तो ना 1988 करेंगे ना 86 करेंगे और इसको टिक क्या करेंगे, तो आप इसको 1985 है ये टिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक आता हमारे पास खोली रहतान, किसके नाम से, खोली रहतान के नाम से। और खोली रहतान की बात करें तो मेरे भाई ये 2004 में स्थापित हुआ था। कब हुआ था, 2004 में। अब मैंने सारे बता दिए, खोली रहतान 2004, वीर शिकारगढ़ 87, खप्परवास 1991, भिंडावास 1986। उसके बाद अबूब शहर 1987, हरियाणा का सबसे बड़ा कलेसर है 1996, और उसके बाद नाहर 1987, ठीक है मेरे भाई। और ये जो नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य है ये हरियाणा के रेवाड़ी जिले में रहेगा, रेवाड़ी जिले में, ठीक है। अब मेरे भाई ध्यान देंगे, ये मैंने यहाँ पे क्यों बताया, यहाँ पे आपसे सबसे बड़ा और दूसरा सबसे बड़ा जो 2018 में रिपोर्ट आई थी उसमें अबूब शहर का जो वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा है वो छीन लिया गया, इसको सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र में डाल दिया गया। तो इसका अगर दर्जा छीन लिया गया तो मेरे भाई कुल वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हो गए, 7 हो गए। अब वन्य जीव अभ्यारण्य 7 हो गए तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया ऑटोमेटिक, तो वो हमारा कलेसर हो गया जो दूसरा सबसे बड़ा हुआ करता था, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछे। 2 सामुदायिक केंद्र, एक तो अबूब शहर और दूसरा हमारा ब्रह्म सरोवर, ध्यान रखेंगे, जो कि कुरुक्षेत्र में स्थित है, जिसको अबुल फजल ने लघु सागर कहा है। वही जो अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद में वर्णन किया है, जिसमें भगवान ब्रह्मा का निवास माना जाता है। वही ब्रह्म सरोवर जो एशिया का सबसे बड़ा पक्के ईंटों से बना हुआ सरोवर है, वही ब्रह्म सरोवर जिसकी खुदाई आर्यों के द्वारा की गई थी, वही ब्रह्म सरोवर जिसकी पुनः खुदाई वहां के डीसी लर्किन के द्वारा की गई थी, वही ब्रह्म सरोवर जिसको वर्तमान रूप देने का काम कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के द्वारा किया गया, जिसकी स्थापना 1968 में हुई थी, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे इसके बारे में। उसके बाद आगे बात आती है हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक। अब इसके बारे में तो आप सभी बता देंगे कि इसके संपादक कौन हुए हैं। भाई नेकी राम मत कर दियो, ठीक है, कदे आधा नेकी राम के मारेंगे, आओ देखेंगे ना ताऊ देखेंगे, समस्या भेजी होगी मेरा भाई नेकी राम के मार दिया तो। नेकी का क्या लेना चाहिए आपको, संदेश लेना चाहिए। श्री राम का क्या लगाना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए, ठीक है। तो श्री राम का तिलक है और नेकी का क्या, संदेश। मेरे को लगता है अब आप कभी कंफ्यूज है, इसमें नहीं होंगे, तो ये इसका नहीं आएगा, इसका आएगा श्री राम शर्मा। लेकिन ध्यान रखेंगे हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र, हरियाणा का प्रथम हिंदी समाचार पत्र अगर पेपर में पूछ लिया जाए तो क्या करोगे, हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र, ठीक है मेरे भाई, 1885 में, नाम था उसका जैन प्रकाश। अब देखो इसको भी अलग स्लाइड में लिखते हैं, ठीक है भाई। हमने क्या लिखा, हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र, और हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र है 1885, नाम क्या था उसका, जैन प्रकाश। किसने लिखा था, जियालाल जैन ने। किसने, जियालाल जैन ने। आई बात समझ में कि ना आई, हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र जियालाल जैन का,
जैन प्रकाश। अब एक कंफ्यूज आएगा, हरियाणा की माटी का प्रथम समाचार पत्र, हरियाणा की माटी का पहला हिंदी समाचार पत्र, अगर ये पूछ लिया जाए हरियाणा की माटी का प्रथम हिंदी समाचार पत्र, तो आंसर चेंज हो जाएगा। 1996 में निकला था और उसका क्या नाम था, तो आप कहेंगे मेरे भाई हरिभूमि। और ये हरिभूमि जो समाचार पत्र है ये किसके द्वारा, कैप्टन अभिमन्यु, जो पिछली जो हमारी 13वीं विधानसभा थी उसमें वित्त मंत्री के पद पर रहे थे, नारनौद से विधायक चुने गए थे, वही कैप्टन अभिमन्यु जो अपना चुनाव हार चुके हैं 14वीं विधानसभा में। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद एक और समाचार पत्र आता है बाबू कन्हैया लाल का। ठीक है मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना है किसके बारे में, बाबू कन्हैया लाल का। और उसका क्या नाम रहेगा, तो आप बड़े कंफ्यूज होंगे मेरे भाई, जाट समाचार पत्र। कौन सा, जाट समाचार पत्र। कब आया था, 5 से 4 साल जोड़ देंगे, 1889 में गुरुग्राम से निकाला गया था। किसके द्वारा, बाबू कन्हैया लाल। किसके द्वारा, बाबू कन्हैया लाल के द्वारा। किसके द्वारा, बाबू कन्हैया लाल के द्वारा। कौन सा समाचार पत्र, जाट समाचार पत्र। लेकिन ध्यान रखेंगे जाट गजट के बारे में पूछ ले, किसके बारे में, जाट गजट के बारे में पूछ ले, तो जाट गजट मेरे भाई 1916। कब आया था, 1916 में। कब, 1916 में। किसने, सर छोटू राम ने। कहां से, रोहतक से। और इससे तो यह भी पूछ लेगा किस प्रकार की पत्रिका है, मासिक, वार्षिक, दैनिक या फिर साप्ताहिक। तो ध्यान रखेंगे जाट गजट एक साप्ताहिक पत्रिका है। उसके बाद आ जाओ 1923, 1923 पे। 1923 में समाचार पत्र आया संदेश। और ये जो संदेश समाचार पत्र है ये किस, अच्छा ना 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 भाई गलत बता दिया, संदेश नहीं, तिलक। कौन सा, हरियाणा तिलक के नाम से। किसके नाम से, हरियाणा तिलक के नाम से। और हरियाणा तिलक किसका, तो आप कहेंगे जी श्री राम शर्मा का। किसका, श्री राम शर्मा का। कौन सा, हरियाणा तिलक। कब आया था, 1923 में आया था मेरे भाई, ध्यान रखेंगे। ठीक है। उसके बाद आ जाओ 1925 के ऊपर। और 1925 में कौन सा आया, तो आप कहेंगे जी ज्योतिष मारतंड। कौन सा, ज्योतिष मारदंड। और ये जो ज्योतिष मारदंड है ये किसका था, आप कहेंगे प्रहलाद शर्मा का। किसका, प्रहलाद शर्मा का। कहां से निकाला गया था, रेवाड़ी जिले से। सैनिकों की भूमि, वीर भूमि कही जाने वाली, हरियाणा की पीतल नगरी कही जाने वाली रेवाड़ी हो जाएगा। किसका, ज्योतिष मारतंड 1925। अब देखो एक ब्राह्मण समाचार पत्र भी आया है। कौन सा, ब्राह्मण के नाम से, 1925 में ही निकला। इसकी नहीं पता, इसकी डिटेल नहीं है कि किसने निकाला था, लेकिन ये पता है कि ये जगाधरी से निकला था। ये कहां से निकला था, जगाधरी से निकला था। उसके बाद आगे आ जाओ 1930 में एक समाचार पत्र आया जिसका नाम था संदेश। और संदेश किसकी पत्रिका है, तो आप कहेंगे जी नेकीराम शर्मा की। किसकी, नेकीराम शर्मा की जो पत्रिका है उसका क्या नाम रहेगा, तो वो हमारे पास हो जाएगी संदेश। ठीक है। उसके बाद बात आती है ग्राम सेवक की। 1936, 1936 में कौन सा, तो आप कहेंगे ग्राम सेवक। किसका समाचार पत्र था, लाला हरदेव सहाय का। किसका, लाला हरदेव सहाय का। अगर मैं बात करूं 1941, किसका, कौन सा समाचार पत्र, सेवक। किसका हो जाएगा, ये भी लाला हरदेव सहाय का, जो कि हिसार जिले से आते थे लाला हरदेव सहाय, उसी का समाचार पत्र हो जाएगा। कौन सा, तो आप कहेंगे सेवक। ज्ञानोदय की बात करें, कौन सा, ज्ञानोदय समाचार पत्र। ज्ञानोदय समाचार पत्र ये ब्रह्मानंद जी महाराज का रहेगा। किसका, ब्रह्मानंद जी महाराज का रहेगा। कौन सा, ज्ञानोदय समाचार पत्र। और ये जो ज्ञानोदय समाचार पत्र है ये कब आया था, 1948 में आया था। ठीक है, 1948। एक समाचार पत्र आप कमेंट में बताएंगे अहिरी हितैषी के नाम से। किसके नाम से, अहिरी हितैषी के नाम से। ये किसका समाचार पत्र है और ये कहां से निकलता था, इसके बारे में बता देंगे जल्दी से, अहिरी हितैषी के बारे में। देखो मेरे भाई अहिरी हितैषी की बात करें, अहिर नाम आ गया तो आपको पता ही अहिरवाल क्षेत्र, रेवाड़ी जिला। ठीक है, तो अहिरी हितैषी के नाम से रेवाड़ी से निकला था ये। डेट पूछ ले 1926, किसका था, गणेशी लाल का। किसका, गणेशी लाल का। ठीक है भाई। अब देखो कुछ बच गए वो अगली क्लास में कर लेंगे।
इतने काफी है मेरे भाई। चलो अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ककरोई सूक्ष्म जीव विद्युत जो परियोजना है वो किस नहर पर बनी हुई है, किस नहर पर बनी हुई है। इस परियोजना के बारे में एक दिन मैंने क्लास ली थी, क्लास, और उस क्लास में हमने हरियाणा का जो ऊर्जा डिपार्टमेंट है, ऊर्जा संसाधन है, उसके बारे में आपसे बताया था। अब देखो इसका आंसर तो आपको पता है, ककरोई के नाम से, ककरोई के नाम से पश्चिमी यमुना नहर पे हो जाएगी ये परियोजना। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि भाई जो अपना हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसका गठन कब हुआ था। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का गठन कब हुआ था, इस गठन के बारे में ध्यान रखेंगे। 3 मई 1967 को, 3 मई 1967 को हरियाणा स्टेट, हरियाणा राज्य जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत बोर्ड है उसकी स्थापना हुई थी। पिछली क्लास में काफी हद तक चीजें मैंने सही बताई थी, लेकिन फिर भी कुछ डाउट आपने खड़े कर दिए थे। अब थोड़ा सा और व्यू ले लेते हैं। जैसे कि अपना क्या हो जाएगा, हरियाणा जो पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ये है, इसका काम क्या है, हरियाणा जो अपनी पावर को जो जनरेशन करती है, ठीक है, वो कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई थी मेरे भाई, इसके बारे में बताएंगे। उसके बाद हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड HVPNL, हरियाणा विद्युत प्रसारण, इसकी स्थापना कब हुई थी। अब मेरे भाई ध्यान देंगे, जो हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, ये बोर्ड तो अपना 3 मई 1967 को गठित हो गया था। और जब ये गठित हो गया तो उसके बाद मैंने आपसे बताया भी था कि ये घाटे में चला गया था ये बोर्ड, ठीक है, क्या हो गया था, घाटे में चला गया था। और घाटे को उभारने के लिए कमेटी बनाई, कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी और उसने कहा कि आपको बोर्ड को तोड़ना होगा, आपको 2 नए विभाग बनाने होंगे। और वो विभाग एक तो केवल और केवल ऊर्जा को देखेगा, ऊर्जा के उत्पादन को देखेगा, और दूसरा विभाग है वो उसकी सप्लाई देगा। अब देखो ये विभाग तो क्या कर रहा है, बिजली की सप्लाई देने के लिए, ये भाग किसके लिए, ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए, बनाने के लिए। अब देखो भाई बात कब की है, 1997 की है। कब की बात है, तो हम कहेंगे 1997, और बात थी 17 मार्च, ठीक है, 17 मार्च, 17 मार्च 1997 को बना था क्या, तो आप कहेंगे HPGCL जो पावर को जनरेशन करता है वो। और उसके बाद HVPNL ये 18 सितंबर को बना, 1997 को, 18 सितंबर 1997 को ये बनाया गया। उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद इन दोनों को कर दिया गया हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अधीन। और इन दोनों को इसके अधीन कब किया गया, तो ध्यान रखेंगे इसको किया गया 14 अगस्त 1998। अब ये डेट खास हो जाएगी, इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाएगी, क्योंकि भाई इन दोनों को इसके अधीन किया तो हम आपसे ये पूछेगा हरियाणा राज्य विद्युत जो बोर्ड है उसका पूर्ण गठन कब किया गया। तो ध्यान रखेंगे इस डेट को हम किसके रूप में जानते हैं, तो आप कहोगे प्रभु इसको हम पूर्ण गठन के रूप में जानते हैं। किसके रूप में, पूर्ण गठन, किसका, हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड के पूर्ण गठन के रूप में इसको जाना जाता है। उसके बाद आगे आगे आपने नाम सुना होगा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, इनकी स्थापना पेपर में पूछ ली जाएगी मेरा भाई। और ध्यान रखना इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1999 को, 1 जुलाई 1999 की स्थापना डेट ध्यान रखेंगे इनके बारे में, ठीक है मेरे भाई। अब आपको क्या ध्यान रखना है, ये दो, अब ये दो कहां से बताए। अब देखो इनका काम क्या है, बिजली की सप्लाई देते हैं। और आपसे पूछ लेगा ये जो HVPNL 1997 में जय स्थापना हुई थी वो भी दो भागा में तोड़ दियो, वो कौन कौन सा में, DHBVN और UHBVN, ठीक है मेरे भाई। और उसके बाद इस पूरे के पूरे महकमे को सलाह देने के लिए एक बोर्ड बनाया गया। क्या, इस सारे महकमे को सलाह देने के लिए एक बोर्ड बनाया गया और वो था हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटिंग कमीशन। कौन सा, हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी, हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटिंग कमीशन, रेगुलेटिंग कमीशन।
और ये कमीशन है ना, इसकी डेट आपसे पेपर में पूछ ली जाएगी कि ये कब बना था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये 14 अगस्त को इसका पूर्ण गठन हुआ और ये कितने दिन, 3 दिन बाद 17 अगस्त 1998 को बना दिया गया। कब? 17 अगस्त 1998। और इसका काम क्या है? इसका काम है हमारा जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है इसको सलाह प्रदान करना। आई बात समझ में ना आई? मजो आ लियो कि नहीं आयो? ए गुरुजी मजो आ रहे हो है पढ़ने में? तो भाई ऐसे ही चीजों को पढ़ोगे तो अपने आप चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे। हरियाणा में किस धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज्यादा हैं? भाई ऐसा क्वेश्चन पेपर में आज जी तो आंख पाड़ पाड़ के पढ़ लियो मैंने। आई बात समझ में कि ना आई? अब बात बोध कर कामीगा क्यों? वन्य नु बेरोज बोले हिंदू तो क्वेश्चन पूछो ना जावे कि सबसे कम पढ़ेगा न ज्यादा है, लेकिन वन की आंख मिच जाएगी, वन की किस्मत मिच जाएगी, किस्मत फूट जाएगी, दोनों आंख फूट जाएंगी। वैने ना दिखेगो कि वो ज्यादा से कम से। अब भाई साहब देख लियो थारी फुट्टी पड़ी है तो किस्मत जगा लियो मैंने, समझ गया? खोल लियो वे की आख्या ने कि भाई यो सबसे ज्यादा है। और सबसे ज्यादा कौन होंगे? हिंदू होंगे मेरे भाई। कौन होंगे? हिंदू होंगे। हरियाणा में हिंदुओं की जनसंख्या कितनी है? हिंदुओं का संख्या का परसेंट बताया जाता है 87.46%। दूसरे नंबर पे हरियाणा में मुस्लिम जनजाति पाई जाती है जो कि मेरे भाई 7.03% है। तीसरे नंबर पे हरियाणा में सिख पाए जाते हैं जो 4.91% है। उसके बाद हरियाणा में जैन पाए जाते हैं, जैन 0.21%। उसके बाद क्रिश्चियन पाए जाते हैं, क्रिश्चियन 0.20%। और उसके बाद बौद्ध, और बौद्ध कितने रहेंगे? 0.03%। 0.03% जो जनजाति है वो किसकी पाई जाती है? तो आप कहोगे बुद्धिज्म, महात्मा बुद्ध के शिष्यों की पाई जाती है। समझ में आया? कुछ नहीं आया? इस प्रकार से पढ़ने का काम करेंगे आप लोग। चलिए आगे। घग्गर नदी हरियाणा के किस जिले में नहीं बहती? अब भाई साहब पूरा है, आप यमुना नदी की फीलिंग मत ले लियो। घग्गर नदी किस जिले में नहीं बहती? तो मेरे भाई घग्गर नदी की बात आई है उरे, ठीक है? यो घर घर कराख्यो है, ये है भाई घग्गर नदी। और घग्गर नदी की आप बात करें तो भाई घग्गर नदी की कर लो बात, कर लो कहां से निकलती है घग्गर नदी? तो आप कहेंगे जी घग्गर नदी है वो डागशाही की पहाड़ी से निकलती है, डागशाही की पहाड़ी से निकलती है ना घग्गर नदी। अब देखो जी घग्गर नदी अपना कैथल जिला में भी बहता है, फतेहाबाद में भी, सिरसा में भी। भिवानी जिला में घग्गर नदी नहीं बहती। ध्यान रखेंगे किस जिले में नहीं बहती? तो ये भिवानी जिला है, यहीं पर घग्गर नदी नहीं बहती। एक मिनट रुकेंगे भाई, ठीक है मेरे भाई? तो ये भिवानी जिले में नहीं बहती। अब बात ये आती है ये जो घग्गर नदी है ना मेरा भाई, या घग्गर नदी वर्तमान में सरस्वती को रूप मानी जावे है। यह बात ध्यान रख लियो, वर्तमान में सरस्वती नदी का रूप समझी जाती है। वह के बाद सिरसा जिलो है, सिरसा जिला को रानियां, ध्यान रखेंगे रानियां। और रानियां में 1896 में एक बैराज बनाया गया और उस बैराज का क्या नाम है? तो आप कहेंगे जी ओट्टू बैराज। कौन सा? ओट्टू बैराज। अब घग्गर नदी का बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपने दूंगा, ज्यादा नहीं दूं, कि घग्गर नदी रानियां तक जैसे ही निकलेगी और आगा की तरफ बहेगी, यानी कि सिरसा जिले से फिर ये राजस्थान में चली जाती है। इसी घग्गर को हकरा के नाम से जाना जाता है मेरे भाई। किसके नाम से? हकरा के नाम से। कहां पर? राजस्थान में, ओट्टू झील से आगे, ओट्टू बैराज से आगे। उसके बाद ये नदी जाके हनुमानगढ़ राजस्थान में विलुप्त, समझ गए? लेकिन विलुप्त होने से पहले एक झील का निर्माण करती है। और पेपर में यही पूछा जाएगा कौन सी झील बनाती है? तिलवाड़ा झील का निर्माण करेगी। राजस्थान के हनुमानगढ़ में तिलवाड़ा झील का निर्माण करती है। पेपर में पूछ लियो जावे सेनिसा झील को निर्माण कौन सी नदी करे से? सेनिसा झील की अगर पूछ ली जावे तो उसका निर्माण करती है, दिस इज मार्कंडा रिवर्स। ठीक है, तो मार्कंडा रिवर्स इज निर्माण बाई किस? सेनिसा झील। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे सेनिसा झील का
जो निर्माण है वो कौन करती है? मार्कंडाज नदी। ठीक है मेरे भाई, तो ये आपको पता लग गया। चलो अगले क्वेश्चन पे मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हरियाणा में फिल्मों के सफल नायक कौन माने जाते हैं? भाई सफल नायक की बात करा वह को नाम जगत जाखड़। जगत जाखड़, बहुत सारा नाम आमी थी। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि भाई साहब राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली हरियाणा की पहली फिल्म, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हरियाणा की प्रथम फिल्म, हरियाणा की प्रथम जो फिल्म है वो कौन सी है? वह के बाद राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त, ना 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 ना, दो दो राष्ट्रीय पुरस्कार, दो दो राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली हरियाणा की पहली फिल्म, हरियाणा की प्रथम फिल्म। दो क्वेश्चन बन गए। हरियाणा, चलो पहले तो इनका ही कर देते हैं फिर और करेंगे बात। देखो जी, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली 2000 में आई थी, नाम तो लाडो अश्विन चौधरी, इको निर्माता रहो है। वह के बाद दो दो राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली हरियाणा की पहली फिल्म पगड़ी दी ओनर। पगड़ी दी ओनर फिल्म कब आई? इसकी डेट पूछे 2015। हरियाणा सरकार ने तो नगद पुरस्कार भी दे दियो है 10 लाख रुपया को। यशपाल शर्मा ई का किरदार रहेगा, ध्यान रखियो, मैंने बड़ो महत्वपूर्ण नाम है मेरा भाई। पगड़ी दी ओनर। सतरंगी फिल्म का बारे में पूछ ले या कब रिलीज हुई थी? सतरंगी फिल्म 2016 में आई थी। कब आई थी प्रभु? 2016 में। हरियाणा की सबसे सुपरहिट फिल्म, जहां पे भाई साहब टिकटों की जो बुक है ना वो तुरंत रिलीज होते ही बुक हो गई थी, सारी टिकटें बुक हो गई थी, टिकट ही नहीं बची। और वह को आपने बेरा है चंद्रावल। कौन सी? चंद्रावल। और ध्यान रखेंगे इसके संगीतकार का नाम, चंद्रावल के संगीतकार का नाम पेपर में पूछा जा सकता है और उसका नाम रहेगा जेपी कौशिक। जेपी कौशिक का संबंध हरियाणा के रोहतक जिले से। ठीक है जी, रोहतक जिले से। गाडेवाली गड़बड़ छोरी बहादुरगढ़ का बम, बिजली सी टूट पड़ी मारे गए हम। ये गाना किसका है? जेपी कौशिक का है, ध्यान रखेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद आगे बात आती है सतीश कौशिक। कौन? सतीश कौशिक महेंद्रगढ़ जिला का है, इसका नाम भी ध्यान रख लेंगे, इसका नाम भी ध्यान रख लेंगे। सतीश कौशिक का नाम महेंद्रगढ़ जिले से आता है, सतीश कौशिक। ठीक है मेरे भाई। इसी के अलावा सुनील दत्त का बारे में अगर आपसे पूछ लियो जाए, सुनील दत्त का और वेद गांधी का बारे में, ये दोनों पर्सनैलिटी आवे हरियाणा का यमुनानगर जिला से। कौन सा? हरियाणा के यमुनानगर जिले से। अगर पूजा बत्रा का बारे में आपसे पूछ लियो जावे, रोहतक से आती है। ऋचा शर्मा फरीदाबाद से, सोनू निगम फरीदाबाद से, रणदीप हुड्डा जसिया गांव से आते हैं। उसके अलावा गजेंद्र वर्मा का संबंध सिरसा से रहेगा, गजेंद्र फोगाट का संबंध रोहतक से रहेगा। ठीक है। जादूगर सम्राट का संबंध एलनाबाद से रहेगा, सुनील ग्रोवर का संबंध है एलनाबाद से रहेगा, रुपिंदर हांडा का संबंध है सिरसा से रहेगा। ठीक है मेरे भाई, इस प्रकार से चीजों को आप मेरे साथ पढ़ते हुए चलेंगे। चलो भाई, ओमपुरी है, जोराबाई है, जूही चावला है, इनका संबंध अंबाला से कर देंगे। समझ में आया? कुछ नहीं आया? उसके बाद कुरुक्षेत्र जिले में भोर सैदान किस जीव का प्रजनन केंद्र है? बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे भाई। अब देखो मेरा भाई, आपने चिंकारा पढ़ो है, चिंकारा, झंकारा, झन झना झन 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 झन, चिंकारा। देखो मेरे भाई, अगर मैं चिंकारा प्रजनन केंद्र की बात करूं, चिंकारा प्रजनन केंद्र की बात की जाए तो ध्यान रखेंगे 1985 में स्थापित हुआ। कहां पर? कैरू भिवानी में रहेगा। लेकिन अगर आपसे म्यूर और चिंकारा के बारे में पूछ ले, म्यूर एंड चिंकाराज, ठीक है, म्यूर एंड चिंकाराज प्रजनन केंद्र ये आपका झाबुआ में रहेगा। जब्बू 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 झाबुआ, ये हमारा झाबुआ में रहेगा। झाबुआ में 2011 में स्थापित, रेवाड़ी जिले में स्थित रहेगा। कहां पर है? रेवाड़ी जिले में। अब देखो जी, कुरुक्षेत्र जिले का बहोर सैदान मगरमच्छ किसके नाम से? मगरमच्छ के नाम से। फीज एंड तितर प्रजनन केंद्र, उरादत हमें होगा कंफ्यूज मन बेरा है। कौन सा? फीज एंड तितर प्रजनन केंद्र। समझ में आया? कुछ नहीं आया? आ गया। चिड़िया प्रजनन केंद्र, कौन सा? चिड़िया प्रजनन केंद्र, ये कहां पर रहेगा? ठीक मेरे भाई। उसके बाद गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र, गिद्ध एवं संरक्षण
प्रजनन केंद्र ये हरियाणा में कहां पर स्थित रहेगा? इसके बारे में आप आंसर कर सकते हो। गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र एक रेड जंगल फाउल के नाम से आता है, रेड जंगल फाउल के नाम से। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ऐसे याद कर लेंगे ना, तो पेपर में कंफ्यूज होगा, आधा मोरनी कर कावेंगा आधा पंचकुला कर कावेंगा, समझ गया? फिर गलत है जाएगा, फिर कहोगा जी एक क्वेश्चन तो ना भयो रोगा, फिर तो ध्यान रख लेंगे। फीजेंट तितर चिड़िया ची, और ये कहां पर है? तो भाई ये रहेंगी मोरनी। कहां पर है? मोरनी में। गिद्ध संरक्षण और रेड जंगल फाउल कहां पर है? तो आप कहोगे गुरुजी ये तो हमारा पिंजौर में होगा, जो कि पंचकुला जिले में आता है। आ गई आपको बात समझ में? अब मेरा भाई अगर आपका अथी पूर्णवास जो केंद्र है वह संस्थान अगर आपसे पूछ ली जावे तो आंख मीच के करोगे? यमुनानगर। हाथी पूर्णवास कहां पे? यमुनानगर। वन संतूर के बारे में पूछ ले, यमुनानगर। लेकिन संतों की नगरी कुरुक्षेत्र ना, सॉरी सिरसा, संतों की नगरी सिरसा जिले को, समझ गया? अब देख मेरा भाई अगर आपसे पूछ लियो जाए काला हिरण, काला हिरण का नाम तय, ठीक है, ब्लैक पक्का नाम तय, यो पूछ लियो जावे तो फिर क्या करोगे आप? जल्दी से बता दो, ब्लैक पक या काला हिरण। अब बड़ा कीमती क्वेश्चन मैं आपने बताने जा रहा हूं और बड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, ध्यान से मेरी बात। अच्छा रे ये तो मटरगस्ती करता है, मेरी बात को आप ध्यान से सुनेंगे। अगर आपसे ब्लैक बक के बारे में पूछ ले, ठीक है, या फिर काला हिरण, काला हिरण प्रजनन केंद्र, आधा इशार मार कावेंगा। देखो मेरे भाई ये रहेगा हमारा पीपड़ी। कहां पर? पीपड़ी कुरुक्षेत्र में। लेकिन प्रभु ध्यान रखेंगे इस बात का, हिरण उद्यान पेपर में पूछ लिया जावे तो 1970 में स्थापना हुई थी और ये हिसार जिले में रहेगा। कहां पर? हिसार जिले में। कौन सा? हिरण उद्यान के नाम से। इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे, ठीक है मेरे भाई? तो ये आपके प्रजनन के अंदर हो गए। आई बात समझ में? कुछ नहीं आई? अब मेरे भाई आप बोल रहे थे ना कि जी टॉपिक वाइज करवा दो। अब देखो आज मैंने आपको सारे वन्य जीव अभ्यारण्य करवा दिए, सारे प्रजनन केंद्र करवा दिए, ठीक है। टाइम क्या हुआ है अभी? 40 मिनट हुई है। इसके साथ और भी तो बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए। ये लगाओ कि 50 मिनट में इतना करवा दिया, आपकी समझ से बाहर हो गया। और ऐसा नहीं है कि आपके सर से ऊपर से जा रहा है, 42 क्लास आप पीछे देख के आए हैं तो एक एक चीज आपको समझ में भी आ रही होगी। समझ में आया? कुछ नहीं आया? अब ऐसे कुछ कहते हैं कि भाई ये जो सर्वे इकोनॉमी और हरियाणा है, ईवीएस इको फला दिगड़ा, इसके ऊपर मतलब टाइम खराब मत करना क्लास से देख के। अब भाई अपने अंदर एनर्जी से भरपूर है अपन, ठीक है। वैसे मैं देखो सेहत में आपको कमजोर लग रहा है ना, ऐसे लग रहा कमजोर, लेकिन भाई साहब भीतर एनर्जी का भंडार भरा हुआ है। आई बात समझ में? इसीलिए तो मैं इतनी स्पीड से करवा देता हूं। कभी आप कंपैरिजन कर लेना, किसी भी टीचर का कर लेना, कहीं से भी कर लेना आप, कि भाई इतनी देर में क्या ये चीजें करवाना संभव है? नहीं है। अब देखो तुलना वाली बात नहीं है इसमें। इसमें यह है कि भीतर से जो एनर्जी है, भीतर चीजें बोली जाती है, ठीक है। और फिर फलो देखो कितना खतरनाक फलो है, समझ गए? अब कुछ थोड़ा बहुत अंदर होगा तभी तो वो बाहर निकलता इतनी तेजी से। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं। मंकू ने सही पकड़ा है। आज जो 3 बजे हमारी लाइव क्लास थी उसमें मंकू जी कमेंट कर रहे थे कि गुरुदेव ऐसा है कि आप 1 घंटे में 200 से 300 क्वेश्चन के बीच में करवाते हैं। बिल्कुल सही बात है मंकू जी, आपकी इतने ही क्वेश्चन हो जाते हैं, आप खुद से भी ना पढ़ सकते इतने क्वेश्चन। आई बात समझ में? तो मेरे भाई ये क्लास मतलब कि आपको सेल्फ स्टडी से भी बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। आई बात समझ में कि नहीं आई? देखो मेरे भाई हरियाणा में पक्की सड़कों की लंबाई सबसे ज्यादा किस जिले में रहेगी? तो मेरे भाई वो जिला होगा भिवानी। सिटी ऑफ वार हीरो के नाम से किस जिले को जाना जाता है? सिटी ऑफ वार हीरोज के नाम से। तो आप कहेंगे गुरुदेव वो हमारा भिवानी जिला हो जाएगा, ठीक। राजनीतिक गढ़ भी कहा जाता है इसको, राजनीति का जिला महेंद्रगढ़। ये आज का लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन के बाद हम अपनी क्लास की समाप्ति की घोषणा कर देंगे। जिला महेंद्रगढ़ में कौन सा खनिज पाया जाता है? आज तक पेपर में जो पूछा गया है उसमें क्या है, 99% आंसर महेंद्रगढ़ आया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। चुना पत्थर चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी तो नहीं मिले, ये तो भाई कहाँ पे मिले है?
ये गुरुग्राम में पाया जाता है, सिकंदरपुर में। जब ये नहीं पाया जाता तो उपरोक्त सभी नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें डाउट है, डाउट कुछ लेना ही नहीं, तांबा पाया जाता है। दो में से एक को बेस्ट विकल्प का चूज करना है मेरे भाई। ऐसे ही क्वेश्चन तो हैं जो आपको कुछ ना नया सिखाएंगे। आई बात समझ में? तो भाई उम्मीद करता हूं, कई देर रह गई है बकवाद करती। उम्मीद करता हूं आपको हमारा सेशन, हमारी क्लास बहुत बेहतर लगी होगी। आपको हमारा ये प्यारा सा सेशन बहुत पसंद आया होगा। ठीक है, लेकिन भाई साहब थोड़ी सी मेहरबानी आप हमारी तरफ भी कर दीजिए। हम आपको डेली खुश करने की कोशिश करते हैं, किस प्रकार से आप खुश रह सको उसी प्रकार से आप भी हमें खुश करने की कोशिश कीजिए। चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो। ज्यादा ज्यादा एक लाइक नहीं करते, देखते इतने हैं लाइक थोड़े से। भाई लाइक तो कर दिया करो, क्या जाता है उसमें। ऐसे वो ऐसे गुट्ठा आता ना, उस गुट्ठे के ऊपर आपको ऐसे मारना होता है, वो तुरंत ऐसे रिएक्शन देगा, लीला हो जाएगा। तो उसको लीला कर दिया करो, गुट्ठे को लीला कर दिया करो। ठीक है मेरे भाई। और इसके साथ साथ जो साइड में राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है सब्सक्राइब का, राइट साइड है सब्सक्राइब वाला बटन, उसको ऐसे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद ऊपर आएगा ऑल नोटिफिकेशन, उसको दबा लिया करो। मेरा नहीं पता कब मूड कर जाए मैं लाइव आ जाऊं चीजें पढ़ाने के लिए। ठीक है, क्योंकि मेरे शाम का वेट नहीं होता। आई बात समझ में नहीं आई तो सब्सक्राइब करके रख लेना। इसके साथ साथ है अपने दोस्तों के साथ भाई इसको शेयर करते रहना। कोई भी आपको कोई भी समस्या हो, ठीक है, कोई भी दिक्कत हो, कहीं पे भी आपको समस्या आ रही है, किसी भी चीज की आप तैयारी कर रहे हैं, तो मेरी तरफ से आपको फुल सपोर्ट है। कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं मैं आपको। ये अपना नंबर है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप और कॉलिंग के लिए। ये अपना पर्सनल नंबर है, कल मैंने दोनों नंबर दिए थे, ऑफिशियल और पर्सनल नंबर। ठीक है, 9991748388। ठीक है, इसके ऊपर आप संपर्क करके कोई भी जानकारी किसी भी प्रकार की प्राप्त कर सकते हैं। जिस हेल्प की आप उम्मीद करके हमारे पास कॉल करेंगे, हम आपको कभी भी निराश नहीं होने देंगे, ये हमारा आपसे वादा है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंटों की हमारे पास, कल मैंने नंबर शेयर किया तो बहुत सारे स्टूडेंटों की हमारे पास कॉल वगैरह भी आ रहे थे, और उनकी जो बातें थी वो जायज भी थी काफी हद तक, और काफी हद तक मैंने कोशिश भी की है उनको एक बढ़िया रिप्लाई देने की, एक सही मार्गदर्शन दिखाने की। तो अगर आपको भी कोई समस्या हो और मेरे लिए कोई हेल्प हो, मेरे लायक जो कोई हेल्प हो, तो मैं सदैव 24x7 आपकी सेवा में तत्पर हूँ, हाजिर हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री निःशुल्क। ठीक है मेरे भाई, तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। चलिए प्यारे साथियों, अब हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। अब हमारी मुलाकात होगी वो सोमवार को होगी, कल है संडे, कल भाई साहब करेंगे घर पे काम। ठीक है, आपको पता ही है लावणी आ रखी है, समझ गए, तुम सारे पढ़ते भी हो काम भी करते हो, तो तुम्हारी भाई साहब मेहनत को दाद देनी पड़ेगी, सलूट करना पड़ेगा। ठीक है, 2 बार सलूट करता हूं। तो चले बच्चे, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।